Hello everyone, my name is Sakshi and today I am going to discuss TIFR previous year question paper. This question paper is of 2014. तो TIFR के पेपर में 40 क्वेश्चंस आते हैं और ऑलमोस्ट अगर आपके 25 करेक्ट हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो कंफर्म होता है इंटरव्यू के लिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें वो क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमें दे रखे हैं, उसके लिए हमें डेल्टा सिस्टम दे रखा है जिसकी वैल्यू ये है और एंथैल्पी चेंज दे रखा है और हमें डेल्टा सिस्टम प्लस सराउंडिंग निकालना है. इसका मतलब क्या है कि अब हमें डेल्टा सिस्टम दे रखा है, बेसिकली हमें डेल्टा सराउंडिंग निकालना है ना. और एंथैल्पी एक्सचेंज कितना है -45 किलो जूल. तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट मिस्टेक आप कर सकते थे कि ये किलो जूल में है ये वैल्यू और सिस्टम की वैल्यू जूल में, तो आपको किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना होगा. तो यहाँ पे -45 इंटू 1000 जूल डिवाइडेड बाई 298 केल्विन. क्यों? क्योंकि डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच बाई टी. तो बस आपको ये पुट करना था. यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 151. अब यहाँ पे जो एंथैल्पी एक्सचेंज है वो -45 किलो जूल दे रखा है, बट ये किसके लिए दे रखा है, सिस्टम के लिए दे रहा है कि जो सिस्टम है वो -45 जूल जो है वो किलो जूल एंथैल्पी एक्सचेंज कर रहा है, बट सराउंडिंग के लिए ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी. तो ये क्या थी, ये सेकेंड मिस्टेक थी जो आप कर सकते थे. तो ये आ जाएगा +151 जूल. तो डेल्टा एस टोटल कितना आ जाएगा 151 - 96. ये डेल्टा एस सराउंडिंग और ये डेल्टा एस सिस्टम, इसकी वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट 54. आंसर ए हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, तो ये किसका क्वेश्चन था, थर्मोडाइनेमिक्स का क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिसाइक्लिक का. इस क्वेश्चन में एक रूल होता है ODC रूल. सबसे पहले तो पोजीशन देख लो, पोजीशन क्या अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या आ गया, अपोजिट ही आ गया. उसके बाद कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना. तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. तो उस केस में हीट के केस में कोन आता है और लाइट के केस में डिस आता है. सिमिलरली अगर 4n+2 होगा तो यहाँ पर डिस आ जाएगा और लाइट के नीचे कोन आ जाएगा. इस केस में 4n है और हीट है, तो ये फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोन आएगा. तो ये क्या हो गया, सेम हो गया, ये डिफरेंट हो गया, तो ये भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो यहाँ पर ट्रांस आंसर आएगा. ये सिंपल है, अगर आपने पेरिसाइक्लिक पढ़ी है तो आई एम श्योर आपको इस बारे में पता होगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. इसमें क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन है, ए से बी जा रहा है और ए से सी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है और सी से बी जा रहा है. इस केस में वो कह रहा है कि जो K1 की वैल्यू है वो एटलीस्ट 1000 टाइम्स स्लोअर है, K1 और K2 की वैल्यू जो है वो एटलीस्ट 1000 टाइम्स स्लोअर है K3 और K4 से. इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन और ये रिएक्शन जो है ये क्या होंगी, स्लो होंगी. बट जैसे ही B और C बन गया उसके बाद वो किस में, B बन गया तो वो C में कन्वर्ट हो जाएगा और C बन गया तो वो B में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अब हमें बताना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन जो रेशोज़ हैं B और C की वो किसके इक्वल होगी. तो जो B होगा उसका प्रोडक्शन जो होगा वो जैसे ही C बना तो जो B का जो फॉर्मेशन होगा वो K4 इंटू C के इक्वल होगा. और सिमिलरली जो फॉर्मेशन होगा C का जो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं वो किसके इक्वल होगा, K3 इंटू B के इक्वल होगा. इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जो रेशोज आएंगे वो किसके इक्वल आ गए, K4/K3 के इक्वल आ गए. तो आंसर बी हो जाएगा. बट ट्रांजिशन स्टेट इन केमिकल रिएक्शन आर जनरली नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड इन रिएक्शन. वाई? क्योंकि उसका जो लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है, कम होता है. बेसिकली जब हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी बनाते हैं तो ऐसा कुछ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम होता है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी सबसे ज़्यादा किसकी है, ट्रांजिशन स्टेट की. ये जो है ये क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट होती है.
तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा होती है और जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है। इसी वजह से हम इनको ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते रिएक्शन में। तो ये क्वेश्चन किसका है, आप इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेट कर सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन किसका था, काइनेटिक्स का था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंगल स्ट्रैंड RNA है, उसके अंदर 1200 बेसिस हैं, है ना, और हमें टोटल बेस कंटेंट की रेशियोज दे रखी हैं। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो 5 न्यूक्लियोटाइड एक लॉन्ग RNA में इस सीक्वेंस में होगी। तो बेसिकली हम बस क्या करेंगे कि गुआनिन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3, ए की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.2, सिमिलरली यू की 0.3, जी की 0.3 और ए की 0.2। हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी GAUGA होने की। तो यहाँ से 3 3 से 9, 3 से 27 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी 1000, 3 और 3 और 2 2 से 4 डिवाइडेड बाई 100। तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 7 4 से 28, 108 डिवाइडेड बाई 10⁵, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 0.00108 ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन किसका था, ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स का था। नाउ नेक्स्ट, जो फोस्फोरेसेंस है वो स्लोअर प्रोसेस है फोस्फोरेसेंस से, क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन देखो, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता था। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, ऐसे स्टेट्स देखो, ये S0 है, ये S1 है और ये क्या है, T1 है। S मतलब कि सिंगलेट स्टेट है। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है, अगर वो यहाँ पे आ जाता है और फिर वो ट्रांजिशन करता है तो ये फोस्फोरेसेंस होता है, और अगर वो यहीं से ही ट्रांजिशन कर लेता है तो वो फ्लोरोसेंस होता है। तो सबसे पहले कह रहा है कि फोस्फोरेसेंस जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे होता है। अगर आप देखोगे इसकी एनर्जी जो है डेल्टा ई कम है, लैम्डा ज़्यादा है, तो ये बात सच है, बट ये रीज़न नहीं है इसके स्लो होने का। इसके स्लो होने का रीज़न जो है वो क्या है कि S1 से T1 ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर क्या होता है कि ये स्पिन नॉट अलाउड होता है, जिसकी वजह से ये फॉरबिडन प्रोसेस होती है और टाइम जो होता है वो ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं है। तो अगर हम देखते तो ए और बी दोनों ही सही हम सोचते हैं, बट एक्चुअल में इसका आंसर सिर्फ बी है। तो इट्स अ नाइस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ। पार्टीशन कांस्टेंट कंपाउंड का 2 इमिसिबल सॉल्वेंट ए और बी में 10 है। इसका मतलब क्या है कि एक कंपाउंड ए है, अगर वो सॉल्वेंट ए में है, कंपाउंड ए इन सॉल्वेंट ए, और वही कंपाउंड ए एक सॉल्वेंट बी में है, तो उसकी वैल्यू क्या होएगी, 10 होएगी। इसका मतलब क्या है कि वो सॉल्वेंट ए में ज़्यादा डिसॉल्व होगा, बस ये मतलब है इसका, है ना। सॉल्वेंट इज़ प्रेफर्ड ओवर सॉल्वेंट बी, आगे उन्होंने ये बात बोल भी दी है। यू आर गिवन 10 मिलीलीटर 0.1 मोलर कंपाउंड इन सॉल्वेंट बी, यानी कि इसके लिए 10 मिलीलीटर इन 0.1 ऐसा गिवन है। और उसके बाद हमने ये भी कितना डाल दिया, 10 मिलीलीटर डाल दिया है, और हमें बताना है कि फेस सेपरेशन के बाद कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, एक्स बताना है। तो अब मैं इसको बताती हूँ कि ये कैसे होगा। इसमें ट्रिक क्या है, जो मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी कि स्टार्टिंग में क्या है कि सिर्फ हमारा ये है, सिर्फ हमारा ए कंपाउंड जो है वो था सॉल्वेंट में, है ना। और उसके बाद हमने क्या डाल दिया, बी भी डाल दिया है। बी कितना डाला है वो हमें बताना है, बट इवेंचुअली जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन होगी वो हमारी 0.1 ही रहेगी। मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट को अपने अंदर एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये ट्रिक थी। और अब हम यहाँ पर
इसको अगर हम उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है कि कंपाउंड ए सोलवेंट बी में, ये तो हमें निकालना ही है और इसको x मान लेते हैं डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से 10 मिलीलीटर है, इसको हम x ही लिखते हैं, यहाँ पे 10 नहीं लिखना था, मतलब 10 मिलीलीटर हमने x डाला है, 10 मिलीलीटर हमने y डाला है, वो 0.1 के ही इक्वल होगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ x डाल रहे, सिर्फ और सिर्फ a डाल रहे थे, वो भी 0.1 था, और जब हमने x और y दोनों भी डाल दिए तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 ही रहेगी। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो हम निकालते हैं, 10x इज इक्वल टू 0.1 माइनस 10y। x की वैल्यू क्या आ गई, 0.01 माइनस y। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, 0.01 माइनस वाई इज इक्वल टू 10y। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 0.01 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू y। तो ये आंसर जो होगा वो इसी के इक्वल आ जाएगा, 0.009। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मोलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में हो सकता है और 2 एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है, और सारे क्या है, नॉन डीजेनरेट लेवल है। इसकी एनर्जी 0 है, इसकी 10⁻⁻20 जूल है, और इसकी 3 × 10⁻⁻20 जूल है। P0 हमें बताना है, P0 इज़ टू P1 इज़ टू P3 फ्रैक्शन है मोलिक्यूल का ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 298 केल्विन पे। तो जो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वो हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से निकालते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कि अगर P0 निकालना है तो एक्सपोनेंशियल -E0/kT कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमें वैसे ही करना होगा, बट एक्सपोनेंशियल की बार में kT जो होगा वो कट जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल -0 इज टू एक्सपोनेंशियल -10⁻⁻20 इज टू एक्सपोनेंशियल 3 × 10⁻⁻20। तो फिर अब मैंने क्या करा कि एक्सपोनेंशियल 10⁻20 को तो अब आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। मैंने कैसे सोल्व करा मैं आपको वो बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले इसको जो है एक्सपोनेंशियल 10⁻20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रेशियो आ गई वो एक्सपोनेंशियल 10⁻20 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक्सपोनेंशियल -0 जो होता है वो 1 ही होता है, ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल -1 और ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल -3। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए 20 को नीचे लाया, एक्सपोनेंशियल 10 जो होता है वो 2.3 होता है, एक्सपोनेंशियल -1 जो होता है वो 0.36 होता है ऑलमोस्ट, और एक्सपोनेंशियल -3 जो होता है वो 0.05 होता है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने इसको मैच करने के लिए सोचा, तो मैंने इस पूरी वैल्यू को 0.02 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 0.001 आ जाएगा। सिमिलरली फिर ये वाली वैल्यूज़ जो है वो भी मैच हो गई, ये वैल्यू जो है वो 0.92 आ गई और ये वैल्यू जो है वो 0.074 समथिंग आ गई, तो आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, और आप सिंपली भी सोल्व कर सकते थे। अगर आप डिवाइडेड बाय kT करके सोल्व करोगे तो वो डायरेक्ट ही यही आंसर आएगा, वो भी आप कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइट्रेशन हो रही है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, और हमें pH बताना है सोल्यूशन का एज अ फंक्शन ऑफ टाइट्रेंट। क्या मतलब है कि अगर हम और हमें pH एज अ फंक्शन ऑफ टाइट्रेंट दे रखा है। जो pH वैल्यू होती है वो हमने मार्क कर रखी है 3 डिफरेंट वॉल्यूम पे। V0 जो है वो एंड पॉइंट को कोरस्पॉन्ड कर रहा है। व्हाट इज़ द pK ऑफ एसिड, तो इस क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजन हो सकता था। हम सोचते V0 के कोरस्पॉन्डिंग हमें pK मिलेगा, बट एक्चुअल में ये क्या है, वीक एसिड है। तो वीक एसिड की जो डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो जो pK होता है वो हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे मिलता है, जो कि pH 1 हो जाएगा, जो कि V0/2 के कोरस्पॉन्डिंग है।
वन नेक्स्ट है NF3 और NCl3 दोनों ही कोवलेंट है। NCl3 हाइड्रोलाइसिस करता है बट NF3 नहीं करता। इसका आंसर क्या है? क्योंकि Cl के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स हैं बट फ्लोरीन के पास नहीं है। सो वेन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली नाइस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो जब भी पहले TFR में क्वेश्चंस आते थे तो उसमें मैंने ऐसे पर्सनली नोट करा है कि ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर बोथ दे रखा है तो बोथ वाला ही आंसर करेक्ट है, बट ऑब्वियसली सोल्व करना आना चाहिए आपको। तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है एज अ फंक्शन ऑफ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। ए और बी क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं और ए की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है बी से। अब हमें बताना है कि एनर्जी क्या होगी टू ब्रेक द बॉन्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? आर नोट है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड किसके इक्वल होती है? ई इन्फिनिटी माइनस एनर्जी एट आर नोट। तो यहाँ पर ई इन्फिनिटी, जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी को पुट करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो ही हो जाएगा, माइनस ए डिवाइडेड बाय आर नोट की पावर ए माइनस बी डिवाइडेड बाय आर नोट की पावर बी। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी। तो आप सोचते कि डायरेक्ट ही आप आर की जगह आर नोट पुट कर देंगे, बट ऐसा नहीं होगा, आपको उसका नेगेटिव वैल्यू जो है वो लेना है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने सोल्व करा है, वो आप कैसे सोल्व कर सकते हो? यहाँ पर ये सोल्व करने के लिए आपको ए डिवाइडेड बाय आर नोट की पावर ए जो है वो कांस्टेंट लेना है। जब आप वो कांस्टेंट लोगे तो उसके बाद जो अंदर वैल्यू बचेगी वो -1 प्लस बी बाय ए आर नोट डिवाइडेड बाय आर नोट की पावर ए माइनस बी, ऐसा कुछ बनेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ से -1 प्लस बी बाय ए ऐसी वैल्यू आ जाएगी। और फिर मतलब कॉन्स्टेंट से बच रहे हैं ना, इसलिए हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दैट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस आंसर। तो आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, कि बहुत ही बड़ा दे रखा है बट पढ़ोगे तो हेम है जो कि एक्टिव साइट में प्रेजेंट होता है। आयरन जो होता है वो बाइंड करता है और उसको हम पोरफायरिन कहते हैं। पोरफायरिन को सिंथेसिस कर सकते हैं लैब में और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी ले सकते हैं। तो जैसे ही अगर हम मेटल को चेंज करेंगे तो जो पोजीशन है 400 नैनोमीटर की, वो या तो रेड शिफ्ट हो जाएगी या फिर ब्लू शिफ्ट हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मेटल लाइन। तो इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन क्या है? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ही है। क्यों? क्योंकि अगर मेटल इन्वॉल्व होता है, मेटल या फिर लिगेंड, तो उसके इसमें ये बैंड की पोजीशन आना ही बंद हो जाती है अगर हम मेटल चेंज करते हैं। बट मेटल की पोजीशन ही सिर्फ चेंज हो रही है, बेसिकली कॉन्जुगेशन चेंज हो रहा है। तो सिर्फ वो पाई टू पाई स्टार जो पोरफायरिन रिंग है उसके ऊपर डिपेंड करे। पोरफायरिन रिंग में ऐसा कुछ होता है कि पायरोल रिंग्स होती हैं 4 और उसके अराउंड जो होता है वो कॉन्जुगेशन हो रहा होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बीच में जो होते हैं वो CH2 यूनिट्स होते हैं 4। ऐसा कुछ जो होता है वो ये दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो इन्वॉल्व है। ये मैं कॉन्जुगेशन दिखा रही थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अगेन इसमें नन ऑफ द अबव आंसर। तो आई थिंक नन ऑफ द अबव या फिर बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ता है कि एक्चुअल में आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर फेरोमैग्नेट्स क्या होते हैं कि
इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अनपेयर्ड स्पिन फेरोमैग्नेट की अलाइन हो जाती है एक्सटर्नल फील्ड में, ये बिल्कुल सही बात है। बट एब्सेंस में क्या कह रहे हैं, वो रिवर्ट बैक हो जाती है, तो ये बात गलत है, क्योंकि एब्सेंस में भी उनके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर रहता है। नाउ ओरिजिन जो है मैग्नेटिज्म का फेरोमैग्नेट में, वो रैंडमली अरेंज्ड पेयर्ड स्पिन है, तो ये गलत है। पेयर्ड स्पिन नहीं, पैरेलल स्पिन होती हैं और वो अलाइन हो जाती है, जिनको हम डोमेन्स भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फेरोमैग्नेट जो है वो वीक होते हैं इन कंपैरिजन टू पैरामैग्नेट, तो ये भी गलत है। फेरोमैग्नेट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो या तो डायरेक्ट एक्स से वाई में ट्रांसफ़र हो सकता है, या पहले वो एक्स से जेड में जाएगा फिर जेड से वाई में जाएगा। तो दो पाथवेज हैं, के एक्स वाई जो है वो के वन के इक्वल है, और ये के एक्स जेड और जेड वाई जो है वो के टू के इक्वल है। टाइम ज़ीरो पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स पे है, तो हमें बताना है कि एवरेज टाइम वो कितना लेगा। तो टाइम जो होता है वो 1/k के ही इक्वल होता है ना एवरेजली, बट एक्चुअल में या तो वो k1 उसका रेट कांस्टेंट है, या फिर k2/2 रेट कांस्टेंट है। अगर वो क्योंकि जो k2 है वो दो पार्ट्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है एक्चुअली। So it's not just 1 K2, it is 2 K2 that are contributing। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आई थिंक अगर हमने जितनी केमिस्ट्री पढ़ी है, अगर वैसे क्वेश्चन सिर्फ वो पढ़ के जाते तो पक्का ये क्वेश्चन गलत होता, क्योंकि इसमें दोनों ही उल्टी बातें जो हैं वो सही है। कि कॉन्जर्वेटिव फोर्स फील्ड जो कि एफ है, उसमें वर्क डन जो है वो हमें दे रखे हैं, हमें ट्रू बताना है। तो वैसे हम क्या पढ़ते हैं कि वर्क क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है, और हम क्या पढ़ते हैं कि जो क्लोज्ड पाथ होता है उसके लिए वर्क जो होता है वो नॉन ज़ीरो होता है। बट एक्चुअली ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो इस केस में जो वर्क होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है और क्लोज्ड के पाथ के लिए ज़ीरो होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे और आप सॉल्व भी कर सकते थे। यहाँ पर 40 क्वेश्चंस आते हैं और ऑलमोस्ट नहीं 3 आवर्स होते हैं, और एक्चुअल में एक टाइम बहुत ज़्यादा इन कंपैरिजन टू अदर पेपर्स। अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप लिटरली 1 आवर में भी कर सकते हो, तो वो आपको थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ेगा कि अगर आपको सोल्व करना है तो कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है ना। 0.05 मोल एसिटिक एसिड दे रखे हैं, यानी हमें एसिड दे रखे हैं और हमें उसका सोल्ट दे रखा है, और हमें क्या बताना है, और हमें pK दे रखे हैं। तो इसमें हेंडरसन इक्वेशन नहीं लगेगी, pK भी दे रखे हैं, तो फिर हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, pH निकाल लेंगे। उसके बाद क्या कर दिया, उसके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, तो बेस डाल दिया तो ये ऐड करके क्या बना लेंगे, सोल्ट बना लेंगे। और यहाँ पर जब ये सोल्ट बनाएंगे तो फिर अब आपने देखा कि सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई, और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, न्यू pH निकालना पड़ेगा। तो वो वही कह रहे हैं कि जो न्यू pH होगा वो क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, सोल्ट दे रखा है और एसिड दे रखा है ना। तो यहाँ पर सोल्ट कितना दे रखा है, 0.05, तो pH क्या होता है, pK 4.75 प्लस लोग सोल्ट कितना दे रखा है 0.2, और ये 0.05, सोल्ट होता है 0.2 डिवाइडेड बाय में 0.05। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, ये ऑलमोस्ट जो वैल्यू आएगी वो 4.75 से ज़्यादा आएगी। प्लस यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2, 5, 10 log 4 की वैल्यू ऑलमोस्ट 1.3, यहाँ से ऑलमोस्ट 6 के अराउंड जो होगा वो pH आएगा। उसके बाद हमने क्या ऐड कर दिया है, CH3COOH में NaOH ऐड कर दिए हैं, तो CH3COO Na प्लस H2O बनेगा, है ना। ये कितना था, 0.05 था, NaOH हमने 0.01 डाला है।
तो यहाँ से ये 0.04 बन जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा, और ये 0.01 बन जाएगा। तो एक्चुअल में पहले सोल्ट कितना था, 0.2 था, अब 0.2 + 0.01 0.21 बन गया है। और जो एसिड था वो कितना हो गया, 0.04। तो यहाँ पर pH के फॉर्मूला में pH = pK 4.75 प्लस लॉग सोल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.21 डिवाइडेड बाय एसिड 0.04। तो अभी भी जो pH की वैल्यू आएगी वो 4.75 से तो ज़्यादा ही आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ ऑल्सो ग्रेट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं कि 3 एक्सरे डिफ्रैक्शन पीक्स दे रखे हैं बल्क गोल्ड की। ये क्या है, बल्क गोल्ड है जो कि फ्लैट पॉलीमेरिक सबस्ट्रेट पे डिपॉजिट है। बी क्या है, नैनो पार्टिकल्स है गोल्ड के। और सी क्या है, ब्लैंक पॉलीमेरिक सबस्ट्रेट है। तो इसमें से हमें बताने की कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो सबसे पहले देखो ये 111 200 220 311, ये देखिए क्या समझ आ रहा है। ये क्या है, या तो सारे इवन हैं या फिर क्या है, सारे ओड हैं। तो ये क्या है, FCC है। और क्या है, क्रिस्टलाइन है ना प्रॉपर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, शार्प पीक्स हैं। ये क्वेश्चन किसका है, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो गोल्ड नैनो पार्टिकल, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, नैनो पार्टिकल्स हैं। अब नैनो पार्टिकल्स के लिए देखोगे तो जो पीक्स हैं वो वहीं पर आ रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा बट क्या हो रही हैं, ब्रॉड हो रही है ना। इस ब्रॉड का रीज़न क्या है, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स के केस में क्या होता है, साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से जो क्रिस्टलाइन नेचर है वो उतना ज़्यादा डिपिक्ट नहीं हो पा रहा है। और सी के केस में देखेंगे तो सी तो बस हमारा क्या है, बेस लाइन के लिए हमने कोई भी ब्लैंक पॉलीमेरिक सबस्ट्रेट को डिपॉजिट करा है। तो गोल्ड नैनो पार्टिकल जो सिंथेसाइज हुए हैं वो अमोर्फस हैं और क्रिस्टलाइन नहीं है, और उनमें FCC नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि FCC तो है बट साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से गोल्ड नैनो पार्टिकल जो है वो ऐसी ब्रॉड पीक्स दिखा रहे हैं। अमोर्फस जो है वो इसका रीज़न नहीं है। एक क्या है कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं गोल्ड सैंपल में, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स में। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर इम्प्योरिटीज़ होती तो FCC के बिल्कुल नीचे सुपर इम्पोज नहीं होती पीक्स। तो और इम्प्योरिटीज़ हम ऐसे क्लासीफाई नहीं कर सकते XRD के बेस पे, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू मेक एनी कंक्लूसिव स्टेटमेंट। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस डाटा से बहुत सारा हम इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हैं अबाउट नैनो पार्टिकल। तो ये भी गलत है, इसका आंसर जो होगा वो D हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस केस में भी हमें क्या करना है, pH निकालना है, और हमें सोल्ट एसिड दे रखा है और उसका सोल्ट दे रखा है, और pK दे रखा है, तो pK भी दे रखा है। तो बस हमें वही हैंडसन इक्वेशन ही लगानी है। तो सबसे पहले इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 150, आप निकाल के देख सकते हो, और इसका है 188। pH किसके इक्वल हो जाएगा, pK यानी कि pK 3 हो जाएगा, प्लस लॉग सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 20 ग्राम डिवाइडेड बाय 188 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 150। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो जब आप इसको काटोगे तो 1.45 जो होगा वो यहाँ पर आएगा। तो 3 + 0.16 आएगा, जो कि 3.16 ही आंसर हो जाएगा। आप इसको सोल्व कर सकते हो, इट्स ईजी क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैटालिटिक प्रोटोकॉल्स में बताना हमें होमोजीनियस कैटालिसिस कौन सा है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि यहाँ पर प्लेटिनम सॉलिड है और ये गैस है, तो ये तो नहीं हो सकता। ये भी गैस है, ये गैस है, ये हो सकता है। ये भी एक्वस है, और जिससे हम कैटालाइज कर रहे हैं वो भी एक्वस मीडियम में भी है। तो ये भी होमोजीनियस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड।
ये आप OMC से रिलेट कर सकते हो, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन है। ये बायो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया। FAD क्या है? रिडोक्स एक्टिव मोलिक्यूल है और बायोलॉजिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं। रिडोक्स पोटेंशियल जो है वो 0.18 वोल्ट है। तो अब हमें बताना है कि रिडोक्स पोटेंशियल जब pH 0 होगा तो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन मेजरली बोल सकते हैं, बट बायो इनऑर्गेनिक के एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर pH 0 का क्या मतलब है? -log H+ इज इक्वल टू 0 है, यानी H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 1 मोलर। तो 1 मोलर पे हम क्या बोलते हैं? E0 बोलते हैं। तो हमें E दे रखा है, E जो दे रखा है वो दे रखा है E इज इक्वल टू E0 -0.0591 डिवाइडेड बाई n log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या आ गया? 1 + 1 डिवाइडेड बाय H+ का स्क्वायर। यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे? 2 लगा देंगे। तो E हमें दे रखा है -0.18, E0 हमें निकालना है -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2, ये 2 को हम बाहर ले आते हैं और log 1/H+ को हम क्या बोल सकते हैं? pH बोल सकते हैं। तो pH हमें क्या दे रखी है? 7 दे रखी है। तो यहाँ से -0.18, ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो प्लस कर देंगे, +0.41, तो 0.23 के ऑलमोस्ट जो भी वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद आइटा की पावर आइटा। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मैथ्स से, और ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार आए हुए हैं TFR में। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? जो आइटा है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि कोई भी अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर है A+ आइटा भी अगर हमें ऐसे दे रखा है तो हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि यहाँ पर R को हम लिख सकते हैं A² + B², और टेंजेंट इनवर्स B/A को हम लिख सकते हैं थीटा। तो और इसको फिर हम Z को क्या लिख सकते हैं? R cos थीटा + I sin थीटा, जिसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? R एक्सपोनेंशियल I थीटा। ठीक है, तो ये सब जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में। अब अगर हमें I को लिखना है तो I क्या है इस केस में? A जो है वो क्या है? 0 है, और B क्या है? 1 है। तो R की वैल्यू √A² + B² होती है, तो R की वैल्यू 1 हो जाएगी। और थीटा की वैल्यू क्या होती है? टेंजेंट इनवर्स B/A, टेंजेंट इनवर्स 1/0, जो कि क्या हो गई? π/2 हो गई। तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल R एक्सपोनेंशियल I थीटा लिख सकते हैं ना Z को। तो R क्या है? 1 है, एक्सपोनेंशियल I थीटा क्या है? π/2, ये Z की वैल्यू हो गई। तो अब हम आइटा को इसका मतलब ये लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, ये हम 12th में पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली अब आप भूल गए होगे तो दैट्स फाइन। तो एक्सपोनेंशियल I π/2 जो है वो मैं इस I को लिख सकती हूँ, उसके पार क्या है? I। तो आइटा स्क्वायर क्या होता है? -1, ये इन्होंने दे भी रखा है। तो एक्सपोनेंशियल -π/2 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑब्वियसली एक रियल वैल्यू ही होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन J कपलिंग से रिलेटेड है। केमिकल शिफ्ट की 2 वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं, और जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी हमें रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी भी दे रखी है। कपलिंग कांस्टेंट निकालना है हर्ट्ज में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, जो वैल्यू आती है उसको हम 300 मेगाहर्ट्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो 0.066 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 19.8 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो
कॉन्सेंट्रेशन है मॉलिक्यूल की एक्वस सॉल्वेंट में, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है मॉलिक्यूल की C/1000, बट वो क्या दे रखे, लीटर इनवर्स में दे रखे। तो लीटर को हम डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, तो डेसीमीटर -3, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 मीटर जो होता है वो 10 डेसीमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए था कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसकी यूनिट भी अगर आप देखोगे तो ये जो है वो ऑलमोस्ट, इसको हम 1/d³ के इक्वल जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो d की वैल्यू आएगी वो 1/3 √c के इक्वल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको फॉर्मल्डिहाइड दे रखे हैं और प्रोटीन दे रखा है और यहाँ पर एक्रेलामाइड दे रखे हैं, और आपको बताना है कि एक्स क्या होगा और फिर हीट और एजो इनिशिएटर की प्रेजेंस में वाई क्या होगा। तो बेसिकली कोई भी अगर NH2 वाला ग्रुप है और उसके साथ में अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा है कि जहाँ पर ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड हो, H ऐसा दे रखा है, तो H2O जो है वो लीव कर जाएगा और यहाँ से N डबल बॉन्ड CH ऐसा कुछ कंपाउंड हमारा बन जाता है। उसके बाद इसके जो लोन पेयर होते हैं वो यहाँ पर ये अटैक करते हैं और हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो A मिलेगा। तो आप A में देख सकते हो कि NH है, उसके साथ में हमें ये वाला जो CH2 है वो अटैच हो गया और फिर NH2 ग्रुप जो इसका था उसने अटैक कर दिया। और फिर उसके बाद जब एजो इनिशिएटर दे रखा है तो एजो इनिशिएटर की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल फॉर्म होएगा यहाँ पे, और फिर हमें पॉलीमराइजेशन जो होगा वो हो जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा वो A हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि रामन स्कैटरिंग के बारे में कौन कौन सी चीज़ें ठीक है। तो रामन स्कैटरिंग जो होते हैं वो भी फ्लोरोसेंस जितनी ही एनर्जी पे आती है, बट वो डिफरेंट है। तो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि रामन में क्या होता है कि एक हमने फोटोन दिया और फिर उससे एक्साइटेड स्टेट में गया, और वो जब एक्साइटेड स्टेट में गया तो फिर जो फ्रीक्वेंसी है वो कम भी रिलीज़ हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि हम फ्रीक्वेंसी दे किसी फोटोन को hν, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में जाए और फिर वो ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ करे। तो यहाँ पर ये टू फोटोन प्रोसेस है, ये बिल्कुल सही बात है। स्कैटरिंग प्रोसेस है, ये भी ठीक है। और फ्लोरोसेंस जो है वो क्या होती हैं, एमिशन प्रोसेस होती हैं। उसके बाद रामन जो प्रोसेस है वो नीड नॉट टू बी स्टॉक शिफ्टेड, तो ये बिल्कुल सही बात है, वो एंटी स्टॉक भी हो सकती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स और वाई हैं वो बताने हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, तो यहाँ पर OH- बनेगा, और OH- जो होगा वो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है यानी COOM है उसके ऊपर रिएक्ट करेगा और COOH में कन्वर्ट कर देगा। और लीवर पिग एस्टरेज में हम एस्टरेज से समझ सकते थे कि एस्टर को ही डीप्रोटेक्ट करेगा। तो इन दोनों ही केसेस में COOH जो होगा वो फॉर्म होगा COOMe से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें 1 मोल सॉलिड आयोडीन का कन्वर्जन दे रखा है लिक्विड में, और जो टेम्परेचर है वो 360 से 410 केल्विन है, और जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो क्या है, 387 है। तो यहाँ पर दो प्रोसेस डेल्टा S1 है, डेल्टा S2 मेल्टिंग टेम्परेचर पे और डेल्टा S3 है। तो इन तीनों का सम ही होगा टोटल डेल्टा S। तो डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3। तो इस केस में हमें कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है और हीट कैपेसिटी जो है वो सॉलिड की भी दे रखी है और लिक्विड की भी दे रखी है। तो डेल्टा S1 के लिए हम सॉलिड की हीट कैपेसिटी 54.44, डेल्टा S का फॉर्मूला हम क्या यूज़ करें, CpLn T2/T1। तो यहाँ पे Ln 387 डिवाइडेड बाई 360। इसके लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके लिए जो टेम्परेचर होगा वो हम डेल्टा H/T यूज़ करेंगे। तो डेल्टा H कितना दे रखा है हमें, 7.7870 हो जाएगा, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करेंगे, और टेम्परेचर 387 दे रखे हैं, प्लस डेल्टा S3 क्या हो जाएगा,
Cp क्या दे रखा है लिक्विड का 80.67 दे रखा है 80.67 ln T2 क्या दे रखा है 410 डिवाइडेड बाय 387। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट 20.3 आएगा। जब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से दोनों से ही वैल्यू ऑलमोस्ट 4 आएगी, तो आंसर जो होगा वो 28 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें प्रोडक्ट बताना है। ऑक्सीजन वाटर की प्रेजेंस दे रखी है और कॉपर +1 में दे रखा है। तो कॉपर +1 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस आंसर में +2 है और यहाँ पर +2 है, तो ये दोनों क्या हो गए गलत हो गए। और जब हम वाटर भी दे रहे हैं तो कॉपर +2 में ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री है वो स्टेबलाइज कर लेता है, जिस वजह से डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ये फॉर्म होगा। नाउ नेक्स्ट है कि कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्ट होंगे वैलेंस शेल ऑर्बिटल से CH4 में। तो H4 मतलब 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के कितने वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं सिर्फ 1s होता है, तो 4 यहाँ हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करेगा। और कार्बन के 2s होता है और 2p होता है। 2s जो होता है वो 1 कंट्रीब्यूट करेगा और 2p 3, तो टोटल 8 MOs जो होंगे वो बन जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम एक मॉलिक्यूल है जो XYZ पे है, उसको हमने Z एक्सिस के अराउंड जो है वो C2 से यानी 180 डिग्री से रिवॉल्व करा है, तो X और Y जो होंगे वो -X -Y में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हमने YZ के अराउंड जो है वो रिफ्लेक्शन लिया, तो YZ जो होगा वो एज इट इज़ रहेगा और जो X वाला जो था जो -X था वो X में कन्वर्ट हो जाएगा, X -Y Z हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से Y वाला -1 हो जाएगा और X और Y 1 1 रहेंगे, तो आंसर ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर, ये OMC का क्वेश्चन है। और जब ल्यूथेनियम कैटलिस्ट है तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये प्रोडक्ट जो होगा वो ये फॉर्म होगा। तो यहाँ पे ये जो 2 यूनिट्स थी ये कंबाइन होकर क्या बना लेंगे इथीन, तो आंसर हो जाएगा ए। सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये क्या होगा पोलर तो होगा ही, आयनिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसका आंसर हो जाएगा पोलर कोवलेंट। नाउ ये क्वेश्चन जो है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 बेंजाइल ऐसा दे रखा है, तो ये वाला जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पे बेंजाइल ग्रुप अटैच है और इसकी ये जो होगा वो 2 हो जाएगा। अब आपको नंबरिंग CIP रूल के अकॉर्डिंग ही करनी है, तो CIP रूल के अकॉर्डिंग कैसे नंबरिंग होती है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कार्बन है, इसके इस साइड पे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन है, यहाँ पर जा रहे हैं तो कार्बन और कार्बन, तो ये पोजीशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन को हम देखते हैं, तो नेक्स्ट पोजीशन पे कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पर 2 कार्बन अटैच हैं, तो और यहाँ पर कुछ भी अटैच नहीं है, तो इस पोजीशन को हम 4th दे देंगे, इसको 2nd करेंगे और इसको 3rd करेंगे। सिमिलरली आप इस कार्बन की भी नंबरिंग कर सकते हो और सिमिलरली नीचे वाले क्वेश्चन की भी आप नंबरिंग कर सकते हो। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर सॉल्व ना हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर सॉल्व करवा दूँगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 ml हमने 2 लिक्विड पेयर को मिक्स करा और हमें बताना है कि किस केस में लेयर फॉर्म होगी। तो लेयर कब फॉर्म होगी? जब वो मिक्स नहीं होंगे। तो मिक्स कब नहीं होंगे? पोलर और नॉन पोलर होगा। अगर दोनों पोलर हैं, दोनों नॉन पोलर हैं, तो वो मिक्स हो जाएंगे। जैसे इस केस में दोनों नॉन पोलर हैं और यहाँ पर भी दोनों नॉन पोलर हैं और इस केस में दोनों पोलर है, तो CCl4 नॉन पोलर है और मीथेनॉल पोलर है, तो इस केस में लेयर फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, तो यहाँ पर अगर आप एक्सप्रेशन में देखोगे तो आइटा kx माइनस ओमेगा टी, तो इस केस में x भी दे रखा है और t भी दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑसिलेट कर रहे हैं टाइम में भी और स्पेस में भी। तो स्टेशनरी इन स्पेस ये गलत हो गया, स्टेशनरी इन टाइम ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर ट्रैवलिंग वेव है, ये बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव या नेगेटिव x डायरेक्शन हमें देखना है। तो यहाँ पर कि x के आगे नेगेटिव साइन नहीं है तो पॉजिटिव x डायरेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे ब्लू कॉपर प्रोटीन है, उसके इसमें 2 इमिडाजोल यूनिट अटैच है, एक थायोल यूनिट अटैच है और एक क्या है थायो एस्टर यूनिट अटैच है। तो हमें बताना है कि जो रिडॉक्स पोटेंशियल होगा वो
इस केस में जब ये एक्स्ट्रा यूनिट्स अटैच हैं, क्या होगा इन कंपैरिजन टू कॉपर सल्फेट वाटर में, तो ज़्यादा पॉजिटिव होगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर जब हमारे मिथ्योनिन और इमिडाजोल यूनिट, जब ये सब यूनिट्स अटैच हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो होंगी वो देने में भी मीडिएट करती हैं। जैसे सिस्टीन यूनिट है वो S- है, तो फिर वो क्या करती है, डोनेट करती है, जिसकी वजह से कॉपर प्लस जो होता है वो फास्टर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बट जब वाटर में है तो कॉपर 2+ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है हाइड्रेशन स्फीयर से। तो उस केस में जो रिडॉक्स पोटेंशियल जो होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। वेपर प्रेशर जो लिक्विड का होता है वो किसका फंक्शन होता है, तो वो सिर्फ टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें बताने की कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो HCl IR अब्जॉर्प्शन रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है, बिल्कुल सही बात है। IR जो होता है वो हर मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करता है सिवाय A2 मॉलिक्यूल जो होते हैं, जहाँ पर डाइपोल मोमेंट टेम्परेरी भी एग्जिस्ट नहीं करता। CO2 भी अब्जॉर्ब करता है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो होती है। उसके बाद हाइड्रोजन एटम जो होता है वो अब्जॉर्ब करता है IR रेडिएशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। और हाइड्रोजन एटम जो होता है वो अब्जॉर्ब करता है UV विजिबल, तो ये भी सही बात है। हमने पढ़ा है कि जो लाइमन सीरीज़ होती हैं और वो सब, तो हाइड्रोजन का भी स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट करता है। तो आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा 1 2 3 4। नाइट्रोजन जो होता है उसमें प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा नहीं होता। क्योंकि प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा होने के लिए टेम्परेरी डाइपोल मूवमेंट तो एग्जिस्ट होना चाहिए, तो डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो इसका 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है, तो इसके लिए आपको सोल्व करना होगा। तो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा बेसिक से ही कि एनर्जी को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। जो H न्यू जो एनर्जी है उसको हम mc² से रिलेट करते थे और न्यू को c/λ लिखते थे mc², तो c से c कट जाता था। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आती थी, h/mc, जिसको कि हम h/, लीनियर मोमेंटम भी कहते थे। उसके बाद मोमेंटम जो एनर्जी है वो उसको हम क्या लिखते थे, जो मोमेंटम है उसको हम √2mE के भी इक्वल लिखते थे, है ना। तो यहाँ से जब हमारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करे पोटेंशियल डिफरेंस में, तो उस केस में एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, EV के इक्वल होती है। E क्या है, चार्ज है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा क्या है, h/में P, जो कि क्या है h/√2mE, जो कि किसके इक्वल है, h/√2mEV। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। h क्या है 6.636 × 10⁻⁻34, √2 मास क्या है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, E क्या है 1.6 × 10⁻19, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100। तो ये सारी वैल्यूज जब पुट करोगे तो आंसर 0.123 नैनोमीटर ही आ जाएगा। तो यस, आई थिंक मैंने अभी 40 क्वेश्चन से मैंने सोल्व करा दिया। बट अगर आपको इन क्वेश्चंस में से किसी में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो और अपना फीडबैक बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, या फिर आप कैसी वीडियोस चाहते हो कि मैं बनाऊँ, कोई लेक्चर सीरीज़ या फिर ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सोल्व कराऊँ। तो please leave a comment related to that. Thank you so much for watching this video. Do like, share and subscribe to our channel.